E44 हिंदी। कोर्ट के कोने के पास घुटने के बल गिर गया। रूई को छोड़कर सभी के लिए हैवर की हार निश्चित थी। सब खत्म हो गया। खैर, उसने अच्छी लड़ाई लड़ी। नेल उसे बाहर कर देगा। नेल ने जरा भी संकोच नहीं किया। वह पहले से कहीं ज्यादा तेजी से आगे बढ़ा। लेकिन रूई ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वह हैवर को ध्यान से देख रहा था, सोच रहा था कि क्या वह सही कह रहा था। ये तब की बात है। हैवर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अखबार, उसने नेल के हमले को रोका और अपने पैरों पर खड़े होते ही पीछे गिर गया और उस गति का उपयोग करते हुए नेल को अपने पीछे उड़ा दिया। यह एक लॉन्चिंग पैंतरेबाजी थी जिसे केवल एक घुटने से शुरू करके ही किया जा सकता था। यही उसका लक्ष्य था। वह रिंग के कोने के पास अपने सिंगल नी स्टांस पर आना चाहता था। हालांकि वह आसानी से किनारे तक नहीं जा सकता था और घुटने पर नहीं बैठ सकता था। सबसे सरल दिमाग वाला मूर्ख भी समझ जाएगा कि यह एक जाल था। इसलिए उसने समय से पहले ही काम करना शुरू कर दिया था। थकान का बहाना करते हुए जमीन को इस तरह से छोड़ दिया मानो वह कमजोर पड़ने लगा हो। उसने नेल को ठीक उसी जगह पर फेंक दिया जहां वह उसे चाहता था। और अंत में वह अपने घुटनों पर गिर गया जैसे कि वह अपनी अंतिम सीमा पर था। ये सब इसलिए ताकि वह एक ऐसा पैंतरा चला सके जिससे नेल रिंग के बाहर चली जाए। मुझे पता था, रूई ने उत्साह से सोचा जब उसने देखा कि हैवर ने नेल के हिमेका को सफलतापूर्वक रोक दिया। वह उठते ही पीछे गिर गया, ऊपर की ओर गति का उपयोग करते हुए नेल को उठाया और पीछे की ओर गति करते हुए नेल को रिंग के बाहर अपने पीछे उड़ा दिया। यही कारण था कि उसने खुद को किनारे पर धकेल दिया था। ये सहज था। नेल हवा में था। योजना सफल हो गई थी। और फिर यह असफल हो गया। अखबार, अंतिम घंटे में, नहीं अंतिम क्षण में, नेल को अपनी लड़ाई बचाने का एक रास्ता मिल गया। नेल की सजगता अलौकिक थी। ये मार्शल अप्रेंटिस दायरे में सफलता द्वारा दी गई वृद्धि के अलावा वास्तव में बहुत बड़ी थी। इस एक विशेष क्षेत्र में उसकी सजगता केन के बराबर थी, भले ही वह गति उन्मुख मार्शल कलाकार न हो। अविश्वसनीय गति से प्रक्षेपित होने के बावजूद वह बहुत देर होने से पहले ही वह की बांह पकड़ने में कामयाब रहा। नवंबर LBJNN। उसने हैवर को एक शर्मनाक मुस्कान दी। हैवर की आंखें खुली की खुली रह गईं जब नेल उसे अपने साथ घसीट रहा था। उसके पास कोई पकड़ नहीं थी, इसके अलावा वह वास्तव में फंस गया था। वह उस अविश्वसनीय गति का विरोध करने में असमर्थ था जो उसने खुद पैदा की थी। हूश। दोनों मार्शल आर्टिस्ट हवा में उछल पड़े, जबकि नेल हवा में ही जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगा, जबकि हैवर सदमे में एक अविश्वसनीय चुप्पी में डूब गया। बूम! वे दोनों एक ही समय पर रिंग के बाहर उतरे। एक पल के लिए नहीं, कई सेकंड के लिए भी। हर कोई हैरान था। एकमात्र शोर जिसने पूर्ण शांति को तोड़ा वह था नेल की बेकाबू हंसी। यार, ये बहुत बढ़िया था। नेल ने हैवर की ओर मुड़ते हुए मुस्कुराते हुए कहा। अरे, चलो फिर कभी ऐसा करते हैं। ... हैवर ने आह भरते हुए इस्तीफा दे दिया। जरूर। मार्शल प्रशिक्षुओं और दर्शकों के बीच हंगामा मच गया। नतीजा वाकई चौंकाने वाला था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि लड़ाई इस तरह खत्म होगी। रूई के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। वह उन दोनों से बेहद प्रभावित था। नेल की शारीरिक क्षमता ने एक बार फिर दिखा दिया था कि वह वास्तव में अकादमी के शीर्ष रैंकरों में से एक क्यों था। दूसरी ओर हैवर के पास महारत का एक ऐसा स्तर था जिससे रूई ईर्ष्या करता था। इस विशुद्ध महारत ने उसे नेल के साथ प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति दी थी। उसने नेल के सभी आक्रमणों और पहल को कुचल दिया था और हर एक हमले को आसानी से अंजाम दिया था। नेल वास्तव में भाग्यशाली था कि उसके पास एक मजबूत संविधान और तेज सजगता थी, अन्यथा हैवर ने बिना किसी संदेह के उसे हरा दिया होता। उनकी सामरिक क्षमताओं ने रूई को भी प्रभावित किया। वह रणनीति संसाधनपूर्ण और सुनियोजित थी। रूई को अपेक्षाकृत यकीन था कि वह अकेला ऐसा खिलाड़ी था जिसने समय से पहले ही यह समझ लिया था क्योंकि सभी ने मैच को हार मान लिया था। हैवर मैंडेलीव एक शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट थे जिनकी युद्धशैली तीक्ष्ण, सामरिक और संसाधनपूर्ण थी। एक साथ रिंग आउट होने के कारण यह मैच बराबरी पर है, पर्यवेक्षक ने घोषणा की। इसका मतलब यह था कि हैवर और नेल दोनों की जीत की लय को किसी और ने नहीं बल्कि एक दूसरे ने ही रोका था। इसका यह भी अर्थ था कि वे अब रैंक 1 से नीचे थे, क्योंकि अब उनके पास रूई और केन की तरह सभी जीत नहीं थी। रूई को इस बात से खुश होना चाहिए था कि वह 2 शीर्ष रैंक वालों में से एक था, लेकिन सच कहें तो वह खुश नहीं था। हैवर मैंडेलीव रूई की उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकतवर था। वह अब रूई को हराने वाले शीर्ष 3 खतरों में एक और नाम था। वास्तव में वह केन या नेल से भी अधिक खतरनाक हो सकता है। रूई मुस्कुराया। वह उन सभी से मुकाबला करने के लिए उत्साहित था, लेकिन उसे इसकी कठिनाई के बारे में स्पष्ट पता था। उन सभी को हराना एक बहुत बड़ा काम होगा। वह पहले से ही नेल और केन के खिलाफ आंशिक रूप से जवाबी उपाय लेकर आया था। ऐसा लगता है कि उसे हैवर के लिए भी ऐसा ही करना होगा। शुक्र है कि हैवर जितना ताकतवर था, नेल और केन जितना विचलित नहीं था।
हालांकि वह निश्चित रूप से काफी अनोखा था, लेकिन उसकी ताकत केन या नेल की तुलना में रूई के लिए कम असामान्य थी। उसके साथ सबसे बड़ी समस्या उसकी विशाल मांसपेशी स्मृति से निपटना था, और रूई को हैवर की सामरिक क्षमताओं से भी सावधान रहना था। वह पूरे मार्शल अकादमी में एकमात्र ऐसा फाइटर था जिसकी सामरिक क्षमता से रूई थोड़ा सावधान थी। जहां तक तकनीकों की बात है, केवल एक ही थी, लेकिन समस्या ये थी कि यह 9वीं कक्षा की थी और अत्यधिक कुशल होने के साथ साथ बहुमुखी और लचीली भी थी। इसने रूई को सामान्य महारत से परे तकनीकों में महारत हासिल करने के लाभों पर परिप्रेक्ष्य दिया। बेशक तकनीक खुद भी बहुत मायने रखती थी। रूई को नहीं लगा कि माइंड पैलेस तकनीक जैसी तकनीकों में महारत हासिल करना उचित है जो उसे जानकारी को बेहतर ढंग से याद रखने में मदद करेगी। लेकिन शायद भविष्य में उन्हें कोई ऐसी तकनीक मिल जाए जिसके लिए वे स्वयं को उच्च स्तर तक समर्पित कर सकें। रूई ने अपना सिर हिलाया। ये भविष्य का मामला था। अभी उसे अपना पूरा ध्यान प्रारंभिक प्रतियोगिता पर लगाना चाहिए। प्रारंभिक प्रतियोगिता समाप्त होने में बस कुछ ही दिन बचे थे। वह जीतने के लिए दृढ़ था। हूश पाव पाव पावनोव एल बी जेएनएन। रूई ने किक से बचते हुए सरोन मैल्कम पर 3 वार किए, जो उन 11 में से एक था जिनसे उसे लड़ना था। सरोन ने पीछे हटे हुए मुंह बनाया ताकि उनके बीच कुछ दूरी बनाई जा सके, लेकिन रूई इतना दयालु नहीं था कि उसे ऐसा करने दिया जा सके। रूई ने समानांतर चाल और संतुलित दिशा के साथ आगे की ओर छलांग लगाई। धमाका! रूई ने सरोन के सौर जाल में फ्लोइंग कैनन को सफलतापूर्वक घुसा दिया। इसका प्रभाव बहुत शक्तिशाली था। लड़का ताश के पत्तों के घर की तरह ढह गया, लेकिन रूई का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। पांव जबड़े पर एक ही लात लगने से वह नीचे गिर गया। रूई यह सुनिश्चित करना चाहता था कि वह उठ ना पाए। देखने वालों ने आह भरी। रूई क्रूर था, उसके अपराजित रहने का एक कारण था। विजेता प्रशिक्षु रूई क्वार्य, पर्यवेक्षक ने घोषणा की। वह बिना विचलित हुए मंच से चले गए। अच्छी लड़ाई थी, केन ने बधाई दी। धन्यवाद, रूई ने जवाब दिया। मैंने इसे बहुत जल्दी खत्म कर दिया क्योंकि मैं अगला भाग मिस नहीं करना चाहता था। उन्होंने नोटिस बोर्ड पर लगे प्रारंभिक कार्यक्रम पर नजर डाली। वे दुल्हन बनाम केन, ये कुछ ऐसा था जिसे रूई मिस नहीं करना चाहता था। वे दोनों उसके करीबी दोस्त थे और इसके बिना भी वे मार्शल अकादमी के शीर्ष दावेदार थे। रूई इस लड़ाई को देखने के लिए मार्शल क्रेडिट का भुगतान करेगा। ऐसा नहीं है कि उन दोनों के बीच कभी लड़ाई नहीं हुई। अगर मौखिक झगड़ों को शामिल किया जाए तो ये दोनों हर दिन लड़ते थे, हर तरह की चीजों पर। अगर कोई ऐसी चीज थी जिस पर बहस हो सकती थी, तो कम से कम 50% संभावना थी कि फे और केन उस पर लड़ेंगे। लेकिन जहां तक शारीरिक लड़ाई की बात है, तो इन दोनों ने काफी समय से लड़ाई नहीं की थी। तब से वे दोनों और भी मजबूत हो गए थे, क्योंकि उन्होंने नई शक्तिशाली तकनीकें सीख ली थीं। लेकिन यदि उसे चुनना पड़े कि कौन अधिक शक्तिशाली है, कोष्टक उद्धरण डॉट डॉट डॉट, ये केन ही होगा। रूई ने आह भरी। ये समग्र कौशल का मामला नहीं था। ऐसा नहीं था कि केन उच्च स्तर के युद्ध कौशल पर काम करता था। यह अनुकूलता का मामला था। केन के पास फे के खिलाफ शैलीगत अनुकूलता का लाभ था, इससे लड़ाई उसके पक्ष में झुक जाती। जब तक केन कोई गलती नहीं कर देते या फिर कोई शानदार रणनीति नहीं अपना लेते, केन के हारने की संभावना बहुत कम थी। वे पहुंच चुके थे। फे, मिलियाना और दलेन पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। माहौल तनावपूर्ण था, खासकर इसलिए क्योंकि ये दोनों नियमित रूप से एक दूसरे को परेशान करते रहते थे। लेकिन इस बार उन्होंने कोई बातचीत नहीं की, केवल एक दूसरे को घूरते रहे। अरे दोस्तों, रूई ने कठोर माहौल को तोड़ने की कोशिश की। एक शानदार मुकाबले का इंतजार है। कोई भी बुरा न माने, चाहे कोई भी जीते। उन दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया, केवल रिंग की ओर बढ़ गए। क्या तुम्हें लगता है कि वे ठीक हो जाएंगे? रूई ने बुदबुदाया। उन्हें ऐसा होना चाहिए, डेलन ने कहा, जिस पर मिलियाना ने सहमति जताई। रिंग में आकर दोनों ने अपना स्थान ग्रहण कर लिया। माहौल तनावपूर्ण हो गया। अपना रुख अपनाओ, पर्यवेक्षक ने निर्देश दिया। फे अपनी सामान्य मुद्रा में लौट आए। उसने अपनी दाहिनी हथेली को अपनी कमर पर उल्टा करके रखा, जबकि उसकी बाईं हथेली सीधे केन की ओर इशारा कर रही थी। मैं जीतने का इरादा रखती हूँ, वह शांति से बोली। केन ने अपने पैरों के बीच हल्के से उछलते हुए कहा, मेरे मेहमान बनो। यही संकेत था। शुरू करो। सुपरवाइजर ने लड़ाई शुरू कर दी। हूश। फेई ने आगे बढ़कर उस पर हथेली से हमला किया। हूश। और जहां केन को होना चाहिए था, वहां कुछ भी नहीं था। केन 0 कदम तकनीक को सक्रिय करके सभी धारणाओं से बाहर चला गया। फे स्थिर खड़ी प्रतीक्षा करती रही। पांव पीछे से आए एक हमले से उसका शरीर झटका खा गया। वह तेजी से मुड़ी और हथेली से हमला करने लगी। हूश। गति प्राप्त करने के लिए अपनी शक्ति का त्याग करने के बावजूद वह चूक गई थी। लेकिन यह उसकी उम्मीदों से परे नहीं था। रूई ने प्राइमोडियल इंस्टिंक्ट और सिस्मिक मैपिंग के साथ लड़ाई को देखा था। केन वर्तमान में 0 कदम तकनीक द्वारा उसे दी गई चुपके को बनाए रखने के लिए उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा था।
पाव पाव पाव। हूश। उसने उसके हमले से बचने से पहले एक कॉम्बो लगाया। ये सिलसिला जारी रहा, और कुछ और जारी रखा, और कुछ और। ये शुरू से आखिर तक चलता रहा। केन ने अपने लाभ का दुरुपयोग किया और फे को पीटना जारी रखा। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, उसने धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से अधिक नुकसान पहुंचाया। फे का बचाव काफी मजबूत था और केन का आक्रमण असाधारण नहीं था। भले ही उसके पास कोई लाभ हो, लेकिन वह निश्चित रूप से लड़ाई को जल्दी खत्म नहीं कर पाएगा। वह अपने मूल में एक चकमा देने वाला खिलाड़ी था, उसका आक्रमण कभी खास नहीं होगा। हर लड़ाई आकर्षक नहीं थी, हर लड़ाई सस्पेंसपूर्ण नहीं थी, और सबसे बड़ी बात यह है कि हर लड़ाई अप्रत्याशित नहीं होती। कभी कभी तो झगड़े भी पूर्वानुमानित होते थे। कभी कभी ऐसे परिणाम अवश्यंभावी होते थे। रूई को यह एहसास हो गया था कि यह लड़ाई संभवतः उनमें से एक होगी। फे वॉर्ड सटेप तकनीक के साथ बिल्कुल भी मेल नहीं खाती थी। उसकी तकनीक और उसकी मार्शल आर्ट इसके अनुकूल नहीं थी, और ये दिख भी गया। अंततः वह और अधिक हताश हो गई और उसने जुआ खेलना शुरू कर दिया। वह रिंग के बिल्कुल कोने में खड़ी थी, पीछे से या बगल से भी किसी भी हमले का रास्ता रोके हुए। इस दौरान वह अपने ऊपर होने वाले हमले का इंतजार कर रही थी। उसका विचार था कि जैसे ही उसे केन का हमला महसूस हो, वह तुरंत हमला कर दे। रूई ने अपना सिर हिलाया। यह एक अच्छा विचार लग सकता है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं था। जोखिम बहुत ज्यादा था। केन का आक्रमण विशेष नहीं था, लेकिन ये कमजोर भी नहीं था। उसके पास दो मध्यम श्रेणी की आक्रामक तकनीकें थीं जो उसके नियमित हमलों की शक्ति को बढ़ाती थीं, और शून्य कदम तकनीक के साथ वह आसानी से गति का निर्माण कर सकता था। वह एक भी वार करने से पहले ही गिर जाती थी। भले ही उसके पास डेलन की रक्षात्मक क्षमता हो, फिर भी वह शायद उस पर वार नहीं कर पाएगी। उसकी चकमा देने की क्षमता बहुत अच्छी थी, और वह आसानी से वार कर सकता था और बिना किसी परेशानी के वार से बच सकता था। और वह अदृश्य था। कम से कम फे के लिए तो ये रणनीति रूई के लिए भी बहुत जोखिम भरी थी, जो वास्तव में अपनी स्थिति को स्पष्ट रूप से समझ सकता था। वह केवल एक नुकसान को दूसरे के लिए बदल रहा था। मूल मुद्दा हल नहीं हुआ। बैम। फे को मजबूती से रिंग आउट किया गया था, और युद्ध खत्म हो गया। अपना रुख अपनाओ, पर्यवेक्षक ने निर्देश दिया। हेवर ने अपना संयमित रुख अपनाया। उसने अपना वजन दोनों पैरों के बीच बराबर बांध दिया, अपना बायां पैर आगे की ओर और दायां पैर पीछे की ओर सहारा के तौर पर रखा। उसके हाथ खुले हुए थे, जो उसकी छाती और कमर के बीच में बिल्कुल ऊंचाई पर रखे हुए थे। वे अवरोधन की स्थिति में थे, रूई द्वारा उस पर किए गए सभी हमलों को रोकने के लिए तैयार थे। मैं आपसे लड़ने के लिए उत्सुक हूं, रूई ने कहा। जैसे ही वह अपने पैरों के बीच हल्के से उछला, उसके दोनों हाथ सामने की ओर तेजी से वार करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। इस रुख ने गति और गतिशीलता के लिए शक्ति का त्याग किया। रूई ने देखा था कि हेवर बिना किसी समस्या के नेल की शक्ति को भी लंबे समय तक आसानी से संभाल सकता था। हेवर को मात देने की कोशिश करने का कोई मतलब नहीं था। पूरे अकादमी में ऐसा करने का मौका पाने वाला एकमात्र व्यक्ति फे था, बाकी सभी केवल उसके कुंद जवाबी हमले की महारत के आगे अपना सिर झुका सकते थे। NO12BN.C ओम। जैसा कि मैं भी हूं, हेवर ने शांति से उत्तर दिया। रूई ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति नहीं था जो अपने प्रतिद्वंद्वियों और दावेदारों पर ध्यान दे रहा था। हेवर ने बहुत पहले ही रूई को प्रारंभिक प्रतियोगिता के लिए पूरी अकादमी में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक के रूप में पहचान लिया था। खासकर इसलिए क्योंकि रूई की रैंकिंग भी उससे कहीं अधिक थी। शुरू करो, सुपरवाइजर ने मैच शुरू किया। रूई धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हेवर के करीब पहुंचा। हेवर बस इंतजार करता रहा। रूई ने एक जैब फेंका, लेकिन हेवर ने शांतिपूर्वक उसे रोक लिया। हूश। एक छल, फैंटम सटेप तकनीक। रूई ने मौके का फायदा उठाते हुए सबसे तेज जैब मारा। फिर भी अगले ही पल, धमाका। रूई दर्द से कराह उठा और फिसलने लगा। इनर डाइवर्जेंस और इलास्टिक शिफ्ट के इस्तेमाल के बावजूद भी थ्रो बहुत दर्दनाक था। प्राइमोडियल इंस्टिंक्ट के साथ भी उसकी प्रतिक्रियाएं हेवर की तुलना में कमतर थीं। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ और हेवर पर जोरदार प्रहार किया। हूश। धमाका। रूई दर्द से कराहते हुए फिसलकर दूर चली गई। जैसा कि अपेक्षित था, मैं उसे इतनी आसान रणनीति से नहीं हरा सकता, रूई ने उठते हुए सोचा। अगर हेवर को फैंटम सटेप तकनीक के बारे में पता नहीं था, तो रूई को यकीन था कि वह सही समय पर और सही जगह पर इसका इस्तेमाल करके एक ऐसा अवसर बना सकता है जिसका वह सफलतापूर्वक फायदा उठा सकता है। हालांकि रूई ने इस प्रारंभिक प्रतियोगिता में कई बार फैंटम सटेप तकनीक का इस्तेमाल किया था, और हेवर स्पष्ट रूप से इसके लिए तैयार था। उसे अनुमान था कि रूई इस तकनीक का इस तरीके से उपयोग करेगी। ऐसा नहीं है कि रूई को इस बात से आश्चर्य हुआ। अगर वह हेवर की जगह होता, तो उसे यह एहसास उसी पल हो जाता जब वह खुद को फैंटम सटेप तकनीक का इस्तेमाल करते हुए देखता। उसने अनुमान लगाया था कि सावधान हेवर के खिलाफ ये काम नहीं करेगा। हालांकि फैंटम सटेप जैसी उच्च श्रेणी की तकनीक को विफल करने के लिए केवल सावधान रहना ही पर्याप्त नहीं था।
सबसे बड़ा कारण हैवर की मांसपेशियों की याददाश्त की तीव्रता थी। यह इतनी तेज थी कि एक छल के लिए गिरने के बाद भी वह समय पर रूई के असली हमले का जवाब देने के लिए पर्याप्त तेज था। रूई उसकी एक ही तकनीक पर निपुणता की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका, जिसके कारण वह इतनी सारी शक्तिशाली तकनीकों और हमलों को कुचलने में सक्षम था। उसने हमला करना बंद कर दिया। पहले ही 2 बार साफ तौर पर विफल होने के बाद उसे उम्मीद नहीं थी कि अगर वह जारी भी रहा तो भी कुछ बदलेगा। यह एक मूर्खतापूर्ण काम था। वह नेल की तरह मूर्खतापूर्ण तरीके से लड़ना और बार बार हमला करना जारी नहीं रखने वाला था। उसने अपनी सुरक्षा छोड़ दी और कुछ दूरी पर हीवर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। हीवर से लड़ने का सबसे अच्छा हिस्सा यह था कि रूई को स्वेच्छा से हमला किए जाने की चिंता नहीं करनी पड़ी। हैवर ने केवल एक तकनीक में महारत हासिल की थी और वह पूरी तरह से जवाबी हमला था। उसके पास कोई शुद्ध आक्रामक क्षमता नहीं थी। इसका मतलब यह था कि रूई ने इस लड़ाई में पहल को पूरी तरह से समझ लिया था। वह आराम से जो चाहे कर सकता था और हैवर उस पर दबाव नहीं डालेगा। इस प्रकार उन्होंने सोचने और विश्लेषण करने में समय लिया। हैवर लगातार स्थान बदलता रहा, घूमता रहा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि रूई हमेशा उसके ठीक सामने रहे। तो ये तकनीक तब सबसे अच्छी तरह काम करती है जब वह अपने प्रतिद्वंद्वी का सामना करता है। रूई ने अनुमान लगाया, या शायद ये सबसे खराब काम करती है या बिल्कुल भी काम नहीं करती है जब उसकी पीठ उसके प्रतिद्वंद्वी की ओर होती है। रूई ने इस बात का फायदा उठाने के तरीकों के बारे में सोचा, लेकिन अंततः उसने अपना सिर हिला दिया। ये बहुत कठिन था। क्या मुझे सचमुच इसका उपयोग करना होगा? रूई ने धीरे से कहा। उन्होंने डेलन की क्षमताओं के साथ साथ अपनी क्षमताओं को भी वॉइड एल्गोरिथम में शामिल कर लिया था, और बहुत पहले ही वॉइड एल्गोरिथम की एल्गोरिथम प्रक्रियाओं के साथ उनकी लड़ाई का विश्लेषण करना शुरू कर दिया था। ऐसा नहीं था कि उन्होंने कोई समाधान प्राप्त नहीं किया था, ये सिर्फ इतना था कि रूई एल्गोरिथम के माध्यम से निकाले गए समाधानों का उपयोग करने के लिए अनिच्छुक था। आह, कोई विकल्प नहीं। उसने अपना सिर हिलाया। कम से कम, डेलन आसानी से शीर्ष 5 में था, यदि पूरे अकादमी में शीर्ष 3 में नहीं। उन्हें इस बात से सांत्वना मिली कि वे अपना अंतिम तुरुप का पत्ता किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ बर्बाद नहीं करेंगे जो अयोग्य है या जिसे अन्य तरीकों से हराया जा सकता है। रूई ने ध्यान केंद्रित किया। उसे संदेह था कि उसके पास एक ही मौका है। अगर यह विफल हो जाता, तो फिर से सफल होने की संभावना पहली बार की तुलना में कम थी। सभी तुरुप के पत्तों की प्रकृति ऐसी ही होती है। खास तौर पर इसके लिए, वह असफल होने का जोखिम नहीं उठा सकता था। लेकिन नया क्या था? हैवर ने अपनी आंखें सिकोड़ ली क्योंकि उसके दिमाग पर बोझ बढ़ गया था। उसकी मांसपेशियां तनी हुई थीं और उसकी सतर्कता बढ़ गई थी। रूई द्वारा एकत्रित की जा रही शारीरिक और मानसिक ऊर्जा की मात्रा के साथ खतरे की उसकी सहज भावना बढ़ गई थी। वह जानता था कि रूई एक बुद्धिमान योद्धा है। वह केवल अधिक प्रयास करके पूरी तरह से विफल प्रयासों को दोहराने की कोशिश नहीं करेगा और उम्मीद करेगा कि वे जादुई रूप से सफल होंगे। वह जो भी प्रयास कर रहा था वह निश्चित रूप से नया होने वाला था। रूई धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, हर हरकत को ध्यान से नियंत्रित करता रहा। वह 1 मीटर की दूरी पर रुक गया। दबाव बहुत ज्यादा था, हवा तनावपूर्ण थी। हैवर को स्पष्ट रूप से यह आभास हो गया कि रूई किसी चीज का इंतजार कर रही थी। लेकिन किस लिए, वह नहीं जानता था। जो भी आने वाला था वह बड़ा था। फिर भी, जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी वह था। वह तो पहले कभी भी इस बात को नहीं सोच पाया था। ब्लिंक, अचानक, रूई उसके सामने आ गई। यह एक टेकडाउन चार्ज था। हैवर की मांसपेशियों की स्मृति चमक उठी, क्योंकि वह समय पर रूई के हमले तक पहुंचने में बमुश्किल कामयाब रहा था। यह एक छलावा था। कहाँ गया? थर्डन ओ वेल बी इन डॉट सी ओम। हैवर को कुछ समझ में आने से पहले ही रूई उसके पेट के निचले हिस्से में जा गिरी थी। टेकडाउन के बल ने हैवर को जमीन पर गिरा दिया था। हैवर ने सांप की तरह छटपटाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अखबार, रूई ने हैवर की समस्त ग्रैपलिंग गतिविधियों को दबाने के लिए अपनी एकमात्र ग्रैपलिंग रक्षा तकनीक, शिफ्टिंग सिलहुट का प्रयोग किया, तथा सफलतापूर्वक हैवर पर चढ़ गया। बम बम बम। रूई ने बाहरी अभिसरण और प्राणिक दबाव की पूरी शक्ति का प्रयोग करते हुए एक गोरिल्ला की तरह हैवर पर निर्दयतापूर्वक प्रहार किया। हैवर का बहुत ज्यादा खून बहने लगा था। उसके पास इनर डाइवर्जेंस जैसी कोई रक्षात्मक तकनीक नहीं थी। अगर होती भी तो वे ऐसी स्थिति में बहुत कारगर नहीं होती। इनर डाइवर्जेंस के लिए उपयोगकर्ता को प्रभाव के क्षेत्र को शरीर के केंद्र के जितना संभव हो सके उतना करीब ले जाना पड़ता था, जबकि रूई ने उस पर चढ़कर इस तरह के बचाव को रोक दिया था। आखिरकार, मानव शरीर मार्शल अप्रेंटिस की शक्ति का सामना नहीं कर सकता था। रूई ने अपने आप को थोड़ा पीछे रखते हुए उसके सिर को बचाते हुए खुद को रोक लिया। एक गलत गलती और रूई उसे मार भी सकती थी। जल्द ही, हैवर की हालत बहुत खराब हो गई, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। रूई उसे कुंद बल आघात के माध्यम से वास्तव में बेहोश नहीं कर सकता था क्योंकि उसका सिर जमीन के कारण हिल नहीं सकता था। समाधान सरल था। उसने जल्दी से हैवर के शरीर पर हमला किया और उसे अपने कब्जे में ले लिया।
हैवर की कमजोरियां दिखने लगी थीं। सीमित रक्त आपूर्ति या रक्त की आपूर्ति न होने पर 7 सेकंड के बाद मस्तिष्क स्वतः ही बंद हो जाएगा। और 7 सेकंड बाद रूई ने इसका प्रदर्शन किया। विजेता प्रशिक्षु रूई क्वार्य, पर्यवेक्षक ने घोषणा की। लड़ाई जल्दी खत्म हो गई। देखने वाले लोग आश्चर्य से देखते रह गए। नेल के खिलाफ उस भयानक प्रदर्शन के बाद उन्हें उम्मीद थी कि हैवर जीत जाएगा, लेकिन इसके बजाय रूई ने उसे लगभग कुचल दिया। क्या रूई इतनी शक्तिशाली थी? हर कोई आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सका। रूई ने अपना सिर हिलाया। वह चाहता था कि वह ऐसा ही हो, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गंभीर थी। वह हैवर के साथ बेहद अनुकूल था। हालांकि हैवर उल्कापिंड फेंकने की अपनी खगोलीय महारत के कारण बेहद मजबूत था, लेकिन हर कोई जानता था कि कागज पर उसके पास कई खामियां और कमजोरियां थीं। हालांकि उसकी बेतुकी जवाबी हमला करने की क्षमता बहुत ज्यादा चमकीली थी, जो उसकी कमजोरियों पर हावी थी और यहां तक कि उनकी भरपाई भी कर रही थी। कोई भी यह नहीं समझ पाया था कि उसकी कमजोरियों का सफलतापूर्वक फायदा कैसे उठाया जाए। रूई और वॉइड एल्गोरिथम को छोड़कर, वॉइड एल्गोरिथम को कमजोरियां पसंद थीं। जब रूई ने हैवर के पैरामीटर इनपुट किए थे, तो वह खुशी से चीख उठी थी और इच्छित परिणाम निकालने से पहले उसे निगल गई थी। हाँ, लाक्षणिक रूप से रूई ने कई समाधान निकाले थे जिनसे हैवर तबाह हो गया था, लेकिन उन सभी के लिए किसी न किसी तरह ब्लिंक तकनीक की आवश्यकता थी। केवल ब्लिंक और फैंटम सटेप, दो उच्च श्रेणी तकनीकों के संयोजन से ही रूई अंततः हैवर की अजेयता में सेंध लगाने में सक्षम हो सकी। इन दो तकनीकों के साथ रूई ने हैवर को हराने के लिए कई समाधान तैयार किए थे। उसने जो समाधान चुना वह था ब्लिंक प्लस मिराज डाइव, जो कि फैंटम सटेप के समान ही एक ग्रैपलिंग फिंट तकनीक है। इस संयोजन ने रूई को लड़ाई को हमेशा के लिए ग्राउंड ग्रैपलिंग में बदलने की अनुमति दी, जहां मेटियोर स्विंग का उपयोग नहीं किया जा सकता था। यह अनुकूलता की शक्ति थी। ये युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण चरों में से एक था। हैवर नेल के खिलाफ काफी अनुकूल था, जिससे वह नेल द्वारा उठाए गए हर एक कदम को कुचलने में सक्षम था और यहां तक कि जीत के करीब भी पहुंच गया था। लेकिन रूई हैवर के खिलाफ बेहद अनुकूल थी। फैंटम सटेप और ब्लिंक के साथ वॉइड एल्गोरिदम हैवर को कम समय में हराने के लिए एकदम सही उपकरण थे। रूई को सबसे बड़ा अफसोस ये था कि वह ब्लिंक के बिना जीत नहीं सकता था। लेकिन वह अपना केक भी नहीं खा सकता था। लेकिन अब उसके सारे तुरुप के पत्ते खुल चुके थे। यदि कोई सांत्वना थी तो वह ये कि उसे केवल 3 और लोगों को हराना था। नेल, लाला सेक, और अंत में केन। कम से कम वह अपना तुरुप का पत्ता तब तक बचाए रखने में कामयाब रहे जब तक उनके पास केवल 3 दावेदार नहीं बचे। लेकिन दूसरी तरफ उन्हें अपने तुरुप के पत्ते के उजागर होने के बावजूद जीतना होगा। हालांकि ब्लिंक एक बहुत पहचान योग्य तकनीक नहीं थी। ये स्टिंगर की तरह आकर्षक और ध्यान आकर्षित करने वाली नहीं थी। उम्मीद है कि लोग इसे पहचान नहीं पाए होंगे। शानदार मुकाबला, केन ने अंगूठा दिखाते हुए कहा। धन्यवाद। वह आश्चर्यजनक टेकडाउन, केन ने कहा। वह सिर्फ दिखावा तो नहीं था, है न? केन स्वयं फैंटम सटेप मूवमेंट के विशेषज्ञ थे, इसलिए उन्हें पता था कि छल कपट क्या करने में सक्षम है। वे हैवर की गति से भी परिचित हो चुके थे, तथा उन्हें यह एहसास हो गया था कि केवल छल कपट से यह स्पष्ट नहीं होता कि रूई ने हैवर के मांसपेशी स्मृति काउंटरों को कैसे आसानी से पार कर लिया। उन्होंने तुरंत ही इस विचित्रता को रूई द्वारा सीखी गई अनेक अज्ञात तकनीकों से जोड़ दिया। हे, रूई ने हंसते हुए कहा। उसे एहसास हुआ कि केन ने सिर्फ एक घटना से ब्लिंक के मैकेनिक्स को नहीं समझा था। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊं? नहीं, केन ने उत्तर दिया। जितना अधिक वह जानता था, उतनी ही अधिक संभावना थी कि वह रूई को हरा दे। यह उसकी इच्छाओं के विरुद्ध था, इसलिए उसने इस जानकारी से परहेज किया। वह जानबूझकर भी पीछे नहीं हट सकता था। उसके परिवार के पास अकादमी में चैनल थे, और यदि आत्मविनाश के कोई संकेत थे, तो लड़ाई को देख रहे मार्शल्स को निस्संदेह इसे प्रसारित करेंगे और अंततः जानकारी उसके परिवार के हाथों में आ जाएगी। जरूर, रूई ने जवाब दिया, इस बात को ध्यान में रखते हुए। क्या आप अपनी अगली लड़ाई के लिए तैयार हैं? हमेशा की तरह तैयार, केन ने कंधे उचका दिए। रूई ने नोटिस बोर्ड पर मुकाबले के कार्यक्रम पर नजर डाली। केन बनाम नेल। रूई यह बताने में असमर्थ था कि इस मुकाबले के लिए वह कितना उत्साहित था। केन और नेल उसके लिए सबसे बड़ी बाधा थे। वे दोनों ही बहुत ताकतवर थे और चौंकाने वाली हद तक। सच कहूं तो रूई को यह पता नहीं था कि लड़ाई किस प्रकार होगी। उसके पास बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी। उच्च स्तर पर उसके लिए कुछ हद तक लड़ाई की भविष्यवाणी करने में असमर्थ होना दुर्लभ हो गया था। फिर भी यहाँ दो सबसे मजबूत मार्शल अप्रेंटिस के बीच लड़ाई थी, और वह खुद की लड़ाई के लिए जितना उत्साहित था उससे कहीं ज्यादा उत्साहित था। यह एक भयंकर लड़ाई होने जा रही है। लड़के एक दूसरे को घूर रहे थे। एक के चेहरे पर जंगली, उत्साहित मुस्कान थी, जबकि दूसरे के चेहरे पर एक अलग सुस्त भाव था। उनके व्यवहार में बहुत अंतर था, लेकिन उनकी युद्ध क्षमता में कोई अंतर नहीं है। कम से कम उनके आसपास के सभी संवेदनशील जीवन पर उनके द्वारा डाले गए मानसिक दबाव में कोई अंतर नहीं देखा जा सकता था। अपना रुख अपनाओ।
पर्यवेक्षक ने निर्देश दिया। हे, नेल ने झुककर अपनी बाहें नीचे लटका दी। तुम मुझसे बचकर नहीं जा पाओगे, गायब हो जाओ लड़के। हम्फ, केन ने नाक भान सिकोड़ी। पकड़ सको तो मुझे पकड़ लो। दोनों ने एकाग्र होकर माहौल को उलझनों में डाल दिया। इस मुकाबले को देखने के लिए बहुत से लोग जमा हुए थे। अकादमी के दो दिग्गजों के रूप में नेल और केन दोनों ने बहुत ज्यादा ध्यान आकर्षित किया था। वहां मौजूद हर एक व्यक्ति उत्सुक था। एक भी व्यक्ति ने पलक तक नहीं झपकाए। कोई भी इस लड़ाई को चूकना नहीं चाहता था। शुरू करो, सुपरवाइजर ने लड़ाई शुरू कर दी। हूश, नेल अविश्वसनीय रूप से तेज गति से आगे बढ़ी। NO12BN.C ओम। या, उसने केन पर एक जोरदार प्रहार किया। हूश, हमला खाली हवा से टकराया जहां केन एक बार खड़े थे। केन के बारे में क्या? वह पहले ही गायब हो चुका था। लेकिन अब तक लोग इसके आदी हो चुके थे। सबके मन में एक ही विचार था। नेल क्या करने जा रही थी? रूई ने युद्ध को न केवल अपनी आंखों से देखा, बल्कि आदिम वृत्ति और भूकंपीय मानचित्रण के साथ भी देखा। वह किसी और की तुलना में अधिक जिज्ञासु था। वह रिंग के बीच में खड़ा था, जबकि केन उसके चारों ओर चक्कर लगा रहा था। अचानक केन दौड़ा और उसकी पीठ पर हमला बोल दिया। और तभी यह घटना घटी। हाँ, नेल ने गुर्राते हुए कहा, जब केन के पास वापस वार करने के लिए आया। हूश, केन चौंक कर पीछे हट गया। ये पहली बार था। प्रारंभिक प्रतियोगिता में पहली बार केन को परास्त किया गया था। केन को सचमुच ऐसा होने की उम्मीद नहीं थी। इससे भी बुरी बात यह थी कि हमले से बचने के लिए पीछे हटने से पहले उसे अनिवार्य रूप से रुकना पड़ा, जिससे 0 कदम तकनीक 1 सेकंड के लिए निष्क्रिय हो गई, जिससे नेल को केन की स्थिति की पुष्टि सिर्फ 1 सेकंड के लिए हो गई। नेल की मुस्कुराहट और भी चौड़ी हो गई जब वह वहां पहुंचा जहां उसे केन का आभास हुआ। बाहर, रूई भी उतना ही हैरान था। नेल ने तो अप्रेंटिस स्तर की एक भी तकनीक में महारत हासिल नहीं की थी, फिर वह केन को कैसे पहचान पाया? रुको, उसे एहसास हुआ। क्या ये हो सकता है कि वह सिर्फ अलौकिक शारीरिक शक्ति के साथ ही पैदा नहीं हुआ है? यदि नेल असाधारण इंद्रियों के साथ पैदा हुआ था, तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि वह केन को स्पष्ट रूप से क्यों महसूस कर पाता है। रूई हर समय यह अनुमान लगाने में सक्षम थी कि केन किस दिशा में है, तथा वह ये भी अनुमान लगाने में सक्षम थी कि केन कितनी दूरी पर है। ऐसा इसलिए संभव हुआ क्योंकि उन्होंने आदिम वृत्ति और भूकंपीय मानचित्रण में महारत हासिल कर ली थी, साथ ही रूई के पुनर्जन्म वाले मस्तिष्क से भी उन्हें प्रोत्साहन मिला था। यदि नेल की इंद्रियां उसकी शारीरिक क्षमता की तरह अलौकिक होती, तो वह केन को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। रिंग में ऊपर, नेल ने चारों ओर नजर घुमाई। उसकी तीक्ष्ण सूझबूझ ने उसे बताया कि केन कहीं उसके आगे है। हर बार जब उसकी नसें झंझनाती, तो वह बस जितना संभव हो सके उतना क्षेत्र कवर करने के लिए सबसे चौड़ा स्विंग लॉन्च करता। लेकिन ये पर्याप्त नहीं था। पाव पाव पाव, नेल का शरीर अदृश्य प्रभावों से झटका खा गया। केन एक चतुर चालबाज था। अपने हमले से बचते हुए एक ही समय में खुद हमला करना उसके मौजूदा स्तर पर बच्चों का खेल था। इससे पहले वह केवल अचंभित रह गया था। लेकिन इसमें कुछ शर्तें भी हैं। रूई को एहसास हुआ, केन का आक्रमण औसत दर्जे का था। नेल के मानकों के अनुसार ये बिल्कुल बकवास था। भले ही वह नेल के शरीर पर घंटों तक प्रहार करता रहे, लेकिन ये संदिग्ध था कि वह उसे हरा पाएगा या नहीं। इसके अलावा, उसका शरीर गति, चपलता और गतिशीलता के लिए बनाया गया था। वह बचाव के लिए नहीं बना था। अगर नेल का एक भी हमला केन पर पड़ता, तो ये काफी नुकसान पहुंचाता। यह उसके प्रदर्शन मापदंडों को भी कम करता, जिससे फिर से चोट लगने की संभावना काफी बढ़ जाती। इसका मतलब यह है कि वह एक बार भी मार खाने का जोखिम नहीं उठा सकता था। इस लड़ाई की परिस्थितियों ने रूई को केन और फे की लड़ाई की याद दिला दी। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण अंतर थे। नेल को केन का एहसास हो गया था। केन के साथ उसकी अनुकूलता फे की केन के साथ अनुकूलता से कहीं ज्यादा थी। हूश, नेल खाली हवा में झूल गया। बंद, रूई ने कहा। बैम, उसका ऊपरी शरीर झटका खाकर वह पीछे हट गया और अपना गला रगड़ने लगा। केन पूरी तरह से शरीर के सबसे कमजोर हिस्सों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। रूई ने सहमति में सिर हिलाते हुए महसूस किया। यह अधिकतम नुकसान पहुंचाने का एक अच्छा तरीका था। यह आमतौर पर एक अच्छा विचार नहीं था, क्योंकि केवल 3 या 4 विशिष्ट स्थानों पर ध्यान केंद्रित करने से उनके विकल्प बहुत कम हो जाते थे और वे बहुत अधिक पूर्वानुमानित हो जाते थे। हालांकि, केन के लिए ये चेतावनी अब मौजूद नहीं थी। नेल उसे बस थोड़ा बहुत महसूस कर पा रही थी। वह सामान्य परिस्थितियों से बहुत दूर था। रूई ने गहन एकाग्रता के साथ लड़ाई को देखा। दूसरों के लिए, ये लड़ाई उतनी दिलचस्प नहीं रही होगी क्योंकि कोई नहीं जानता था कि आखिर हो क्या रहा है। लेकिन रूई के लिए, यह अविश्वसनीय रूप से सस्पेंसपूर्ण था। हूश, उसने गेंद घुमाई, और वह ज्यादा दूर नहीं गया। पाव, नेल के जबड़े पर हल्का सा आघात लगने से उसका सिर हिल गया। नेल पुनः उस दिशा में घूमी जहां से हमला हुआ था। हूश, जैसे ही वह कुछ क्षण के लिए रुका, केन प्रकट हो गया। बैम, नेल एक क्षण में उसके साथ उसकी ओर दौड़ा। हूश,
और जैसी कि उम्मीद थी, वह हवा में उछला। अब तक उसने जो भी हमला किया था, वह विफल रहा था। लेकिन रूई को नहीं लगा कि केन हावी हो रहा है। बस एक वार की जरूरत थी। जहां तक उसे पता था, केन ने केवल इलास्टिक शिफ्ट में महारत हासिल की थी। ये तकनीक मूल रूप से नेल की शारीरिक क्षमता के सामने कागज की तरह थी। सबसे खराब स्थिति में, नेल का एक भी हमला केन को गंभीर स्थिति में डाल सकता था। रूई को लगा कि केन को ये पता है। आदिम वृत्ति या भूकंपीय मानचित्रण के माध्यम से नहीं, बल्कि इस तथ्य से कि केन की हरकतें सामान्य से कहीं अधिक सतर्क थीं। प्रारंभिक प्रतियोगिता में शायद ये पहली बार था जब उसे खतरे का एहसास हो रहा था। दोनों के बीच अजीब गतिरोध जारी रहा। नेल केन को पकड़ने के लिए संघर्ष कर रहा था, जबकि केन नेल को काफी हद तक नुकसान पहुंचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। वर्तमान में, ये लड़ाई से ज्यादा एक दौड़ बन रही थी। रूई को यकीन नहीं था कि यह लड़ाई किस तरह आगे बढ़ेगी।